नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको देश की तमाम अहम बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां तेज हो गई हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद विस्तार पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यूपी बीजेपी के वरिष्ठ नेता जल्द ही दिल्ली दौरे पर जा सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हाल ही में दोनों डिप्टी सीएम से अलग अलग मुलाकात कर जमीनी फीडबैक लिया है। संगठन महामंत्री धर्मपाल ने मंत्रियों के कामकाज की रिपोर्ट तैयार की है। बीजेपी कोर ग्रुप नए और पुराने नामों पर मंथन के बाद प्रस्ताव आलाकमान को भेजेगा। हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ मौजूद है। नीरज, ये बड़ी खबर है, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद तैयारियां तेज हो गई हैं बीजेपी में। मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी इस समय है और आने वाले बहुत ही कम समय में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसमें कई वरिष्ठ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है और तमाम नए चेहरे भी देखने को मिल सकेंगे। और साथ ही साथ 2027 को लेकर एक जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है, उसमें अब ऐसे जगहों को मौका दिया जाएगा जो जिस क्षेत्रों को अभी ज्यादा मौका नहीं मिला है, जहाँ पर ज्यादा मंत्री नहीं है। तो पूरी तरह से सभी समीकरणों को देखते हुए, क्षेत्रवाद के भी और जातिवाद के तमाम तरह के समीकरण को देखते हुए अब मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी होगा। इसको कई राउंड की बातें पहले भी हो चुकी हैं, चूंकि दो ऐसे मंत्री थे जो कि सांसद बन चुके हैं, जितिन प्रसाद जिनका पीडब्ल्यूडी विभाग था, इसके अलावा एक और विधायक जो मंत्री थे, राज्य मंत्री थे, वो भी सांसद बन चुके हैं। तो ऐसे में 2 सीटें तो सीधे सीधे खाली हैं। अभी 8 से 10 मंत्री और बनाए जा सकते हैं कुल मिला के। पहला की कहा जा रहा है कि रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है, उसके बाद आलाकमान को प्रस्ताव भेजा जाएगा। और दूसरा 2027 के चुनाव नजदीक है, तो जाति के समीकरण का भी ख्याल क्या बीजेपी इस पूरे मामले में रखने वाली है? निश्चित तौर पर देखिए, जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए, पीडीए को ध्यान में रखते हुए और हर तरीके से किस तरह से दिया जाए, चाहे ब्राह्मणों को लेकर हो या फिर पिछड़ों को लेकर हो और क्षेत्र को लेकर हो, कि जहाँ का प्रतिनिधित्व अभी तक नहीं मिला है, तो ऐसे प्रतिनिधित्व को लेकर अब तुरंत कहा जाए कि आने वाले बहुत ही जल्द समय में जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावनाएं हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कई बैठकें हो चुकी हैं। आने वाले समय में 10 से 15 दिनों के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। लगातार हम नीरज ये बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक है 27 के, और कहीं ना कहीं बीजेपी अब लगातार एक्शन में नजर आ रही है तमाम तरीके से। इससे पहले उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का भी जिस तरीके से चुनाव किया गया, पंकज चौधरी को ला करके कुर्मी वोट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की गई। और जैसा आपने पीडीए का भी जिक्र किया है, तो 27 के चुनाव मद्देनजर ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने काम नहीं किया था उनकी कुर्सी भी छिन सकती है। बिल्कुल छिन सकती है, और क्योंकि 27 बहुत अहम है, उसमें किसी भी तरह की कोई चूक नहीं लेना चाहती भारतीय जनता पार्टी, चाहे पीडीए के मोर्चे पर समाजवादी पार्टी को जवाब देना हो या फिर कांग्रेस और बसपा को जवाब देना हो। तो ऐसे में कोई भी मौका और कोई भी किसी तरह की चूक नहीं होगी। इसके लिए पहले से ही तैयारियां कर ली गई हैं। हालांकि अभी काफी समय बीत चुका है और चुनाव में भी काफी कम समय बाकी है, लेकिन कई विभाग ऐसे हैं जो अभी खाली हैं, जिसमें काम थोड़ा स्लो चल रहा है। जैसे कि पीडब्ल्यूडी विभाग में कोई मंत्री नहीं है काफी बहुत समय से। बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुखिया एक्शन में है और इसके साथ ही एक्शन महाराष्ट्र में भी नजर आ रहा है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी का जलवा दिख रहा है। बीजेपी का गठबंधन काफी आगे है। बीएमसी में बीजेपी गठबंधन ठाकरे बंधुओं से आगे नजर आ रहा है। पुणे, नासिक, नागपुर, संभाजीनगर में भी बीजेपी गठबंधन आगे है। मुंबई की सत्ता पर काबिज होने की जंग का आज फैसला हो जाएगा। बीएमसी चुनाव के मतों की गणना भी जारी है। गिनती के बाद ही 1700 उम्मीदवारों की जीत हार का फैसला होगा। लेकिन क्या ठाकरे ब्रदर्स का साथ आना उनको नुकसान कर गया है, या फिर बीजेपी का जो रथ चला है 2014 से ही, वो लगातार उनको फायदा पहुंचा रहा है? क्योंकि महायुति लगातार रुझानों में आगे बनी हुई है।
50 से ज्यादा सीटें कहा जा रहा है कि अब तक मिल चुके हैं। और जिस तरीके से बातचीत की जा रही है महायुति के बारे में, कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर बीजेपी वहां पर काम कर रही है। जो आंतरिक क्लेश की बात की जा रही थी कि शायद एकनाथ शिंदे, क्योंकि इससे पहले के चुनाव में मुख्यमंत्री थे लेकिन इस बार डिप्टी सीएम बनाए गए थे, तो एकनाथ शिंदे पर भी लगातार ये कहा जा रहा था कि नाराज है। लेकिन जो वर्डिक्ट आ रहा है रुझानों में, कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि सब कुछ सही, सब कुछ बेहतर है। और वही रुझानों में भी नजर आ रहा है, क्योंकि महायुति मिलकर काम करती नजर आ रही है और ठाकरे ब्रदर्स पर भारी पड़ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें आपको कि पूरे देश का सबसे अमीर निकाय चुनाव है बीएमसी का। आप अगर बात करें देश के तमाम ऐसे राज्य हैं, उनका जो बजट होगा उतना ही बजट बीएमसी का भी है। अगर इस तरीके से देखें और आपको बताएं कि महत्वता कितनी है। और कहीं ना कहीं अगर ठाकरे ब्रदर्स की बात करें, जो जिनकी नाराजगी पहले से ही नजर आ रही थी आपस में ही, लेकिन चुनाव से ठीक पहले फैसला लिया जाता है कि ठाकरे ब्रदर्स यानी कि उद्धव और राज आपस में आएंगे, रैली की जाएगी। मराठी भाषा को लेकर के बहुत बातचीत की गई है, मुद्दा उठाया गया मराठियों को लेकर के कि अपनी भाषा को आगे करिए, हिंदी का बहिष्कार कीजिए। ये मुद्दा बहुत ज्यादा उछाला गया ठाकरे ब्रदर्स का। लेकिन इस वक्त अगर बात करें रुझानों की, तो कुछ भी फायदा पहुंचाता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ठाकरे ब्रदर्स के इस पार्टी की बात करें तो रुझानों में बहुत पीछे नजर आ रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि कांग्रेस तो नजर ही नहीं आ रही है। कांग्रेस जो शुरुआत में 2 से 3 सीटों पर आगे मिल रहा था उनको, अब वो भी खत्म होता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी अब जो धरातल है वो छिनता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र से भी कांग्रेस कहीं ना कहीं खराब परफॉर्मेंस करती नजर आ रही है। जो हाल बिहार में हुआ कांग्रेस का, जो हाल उत्तर प्रदेश के चुनाव में हुआ, ये बात इसलिए हम कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीएमसी के जो चुनाव है उसकी बहुत महत्वता है महाराष्ट्र में। जब आप बीएमसी के चुनाव की बात करते हैं तो एकाधिपत्य की बात करते हैं। एकाधिपत्य राज किया गया था राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के द्वारा। इस परिवार की पार्टी की तरफ से बहुत ज्यादा पारिवारिक पार्टी है। तो महाराष्ट्र में बीएमसी पर बहुत वक्त तक आपको बताऊं कि कब्जा था। लेकिन जब महाराष्ट्र में बीजेपी की एंट्री होती है तो फिर बहुत सारे समीकरण बदल जाते हैं। जनता के बीच में जगह बनाती है बीजेपी, ये गठबंधन आगे चलता है। और आज रिजल्ट आप देखिए कि बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में है गठबंधन में, और अब जब बीएमसी जैसे महत्वपूर्ण चुनाव हो रहे हैं उसके नतीजे आ रहे हैं तो रुझान में बीजेपी सबसे आगे। देखिए, बहुत धांधलियां हुई हैं और आज के ही दिन नहीं, बल्कि जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुआ, नामांकन हुआ, विड्रॉल के पहले बहुत लोगों को फोर्सबली विड्रॉल कराया गया। लगभग 70 निर्विरोध चुने गए, जो कभी ऐसा होता नहीं। एक जगह तो हत्या भी हुई, 5 करोड़ रुपया ऑफर तक किया गया। आज ही शिकायतें आई कि जो इंक है वो इंक मिट जा रही है और वोटर काट दिए गए हैं जो विपक्ष के वोटर हैं। तो अब तो जो चुनाव हो रहा है निष्पक्ष नहीं हो रहा कहीं भी। हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र का विधानसभा हुआ, बिहार हुआ, अब ये जो लोकल बॉडीज है महाराष्ट्र में वो बीएमसी सहित, तो अब तो बेईमानी है, हर जगह बेईमानी है। करते हैं बिहार की तरफ। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्ध यात्रा के पहले दिन पश्चिम चंपारण के बेतिया में हैं। सीएम नीतीश की यात्रा को लेकर पश्चिमी चंपारण जिला प्रशासन ने तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री की समृद्ध यात्रा के अंतर्गत पश्चिम चंपारण जिले को विकास के कई तोहफे मिलने जा रहे हैं। नीतीश कुमार की समृद्ध यात्रा पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि समृद्ध यात्रा मकर संक्रांति के बाद बिहार के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और डबल इंजन सरकार का जो संकल्प है उसे साकार करने की शुरुआत है। ये बिहार में राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्ध यात्रा आज से निकाल रहे हैं, तो वहीं 2 दिन पहले आपको एक बाइट भी बता देती हूं, एक स्टेटमेंट आया था आरजेडी की तरफ से। तेजस्वी यादव जो कुछ महीने पहले सपना देख रहे थे बिहार की जनता का दिल जीतने का, उन्होंने कहा कि 30 दिन देता हूं। अल्टीमेटम दिया गया था तेजस्वी यादव के द्वारा कि 30 दिन देता हूं,
जो करना चाहे नीतीश कुमार कर ले, क्योंकि उसके बाद मैं सड़कों पर उतर आऊंगा। सड़कों पर तेजस्वी आएंगे, उससे पहले बता दें कि समृद्ध यात्रा के तौर पर नीतीश कुमार सड़कों पर हैं। अब बात गोरखपुर की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में सीएम योगी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। बता दें कि इस प्रतियोगिता में 11 राज्यों के 31 विश्वविद्यालय प्रतिभाग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बास्केटबॉल खेलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे। उनके साथ डीडीयू यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नजर आ रही हैं। यह आयोजन अपने आप में इन 5 दिनों तक देश की बेटियों के उस उमंग और उत्साह के साथ ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बेटियां भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती हैं, यह देखने का अवसर पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को और विश्वविद्यालय के छात्रों को प्राप्त होगा। चले लेके चलते हैं अब आपको पंजाब की तरफ। पंजाब के जीरकपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां जीरकपुर पुलिस ने देर शाम पभात गोदाम एरिया में गुप्त सूचना के आधार पर दवाइयां बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों पर छापेमारी की है। बताते चले कि फैक्ट्रियों में भारी मात्रा में एलोपैथिक दवाइयां, आयुर्वेदिक दवाइयां, फूड सप्लीमेंट्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे थे। पुलिस ने मौके पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाकर दवाइयों की जांच करवाई, जहां पहली जांच में पाया गया है कि सरकार द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के उलट दवाइयों की बड़ी खेप तैयार की जा रही थी और पिछले कई सालों से ये फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं। करते हैं अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तरफ, जहां मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर खिचड़ी भोज का आयोजन हुआ है। इस मौके पर शामिल हुए तमाम नेताओं को तिलगुड़, लैया, रामदाना, मूंगफली, भुनी हुई शकरकंद और भांति भांति की मिठाइयां परोसी गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास की। ये तस्वीरें हैं जहां खिचड़ी भोग का आयोजन किया गया है। इस मौके पर तमाम तरीके की मिठाइयों का भी आयोजन किया गया। बड़े चेहरे आपको इस भोज में नजर आ रहे हैं, जहां पर तमाम अलग अलग फर्टिनिटी के लोगों को इस भोज में बुलाया गया था। डिप्टी सीएम के आवास पर यह खिचड़ी भोज रखा गया, जिसमें तमाम अलग अलग फर्टिनिटी के लोग आए हुए थे। तमाम बड़े चेहरे इसमें शामिल हुए, तमाम नेता भी शामिल हुए। इस दौरान बता दें कि तिलगुड़, लैया, रामदाना, मूंगफली, भुनी हुई शकरकंद और कई तरीके की मिठाइयां भी परोसी गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खबर लखनऊ से है, जहां मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर खिचड़ी भोज का आयोजन हुआ है। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इसकी अगुवाई कर रहे हैं, इस भोज की। शहर के कैलगवा चौराहा स्थित NH-44 पर निर्मित हो रहे ओवरब्रिज का उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम सेवाएं राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ने सदर विधायक रामरतन कुशवाहा और मंडलायुक्त झांसी विमल कुमार दुबे आदि के साथ निरीक्षण किया गया, जहां निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधितों को निर्माण कर जल्द ही पूर्ण कर लोगों के साथ यातायात व्यवस्था हेतु को खुलवाए जाने के निर्देश दिए। रुक करते हैं झारखंड की तरफ। पुलिस बनाम ईडी का मामला इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है। रांची में ईडी को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। ईडी पर पुलिस कार्रवाई पर HC की रोक लगा दी गई है।
संतोष कुमार ने ईडी के खिलाफ की थी एफआईआर। अगली सुनवाई तक ईडी पर कार्रवाई नहीं, हाईकोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है। झारखंड से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस बनाम ईडी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ईडी को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। ईडी पर पुलिस कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक। संतोष कुमार ने ईडी के खिलाफ की थी एफआईआर। अगली सुनवाई तक ईडी पर कार्रवाई नहीं, हाईकोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है। रुक करते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब के अमृतसर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां गुरु नानक देव अस्पताल में भर्ती कुख्यात गैंगस्टर मनी प्रिंस के फरार हो जाने की खबर सामने आई है। जानकारी की माने तो बीते दिनों अमृतसर देहात पुलिस ने थाना लोपोके के अंतर्गत मनी प्रिंस को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। इस दौरान मनी प्रिंस के पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए गुरु नानक देव अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर मनी प्रिंस का इलाज पुलिस की निगरानी में हो रहा था। इसके बावजूद वो चकमा देकर अस्पताल से फरार हो गया। फरारी की सूचना मिलते ही पुलिस ने अस्पताल परिसर और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मनी प्रिंस के खिलाफ तरनतारण और अमृतसर जिले में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कपूरथला के फगवाड़ा में 3 दिन पहले एस सुधीर स्वीट शॉप पर फायरिंग की वारदात हुई थी। इस मामले में फगवाड़ा पुलिस ने 4 आरोपियों को अब गिरफ्तार किया है। एसएसपी गौरव तूरा ने बताया कि 12 जनवरी को 3 नकाबपोश बदमाशों ने हुसैसपुर रोड स्थित मिठाई की दुकान पर फायरिंग की थी। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ थाना सिटी फगवाड़ा मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद सीआईए और कपूरथला पुलिस संयुक्त ऑपरेशन के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 कार जब्त की है। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਨਸਪੀਰੇਟਰਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਰਿੰਗ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਫੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਛੱਡੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਕ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਐਫਆਈਆਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2022 मतलब 2 साल पहला तकरीबन वो बेल पे आया सी। अब बात चंदौली की, जहां ललीलपुर चौकी के पास देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे खड़े लोगों और वाहनों को रौंदते हुए जबरदस्त कहर बरपाया। इस वक्त की बड़ी खबर चंदौली के जलीलपुर चौकी के पास देर रात एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे खड़े लोगों और वाहनों को रौंदते हुए जबरदस्त कहर बरपाया। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि स्कॉर्पियो चालक नशे में गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने आरोपी चालक को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है और वाहन को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज रात करीब 10 बजे समय एक काले रंग की स्कॉर्पियो कार, जिसका नंबर है WP02AU 8586, बेटी लापरवाही से चलाते हुए इसके चालक ने पड़ाव चौराहे के पास 3-4 वाहनों को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया है, टक्कर मार दी। इसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनका उपचार स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। वाहन को तथा चालक को कब्जे में हिरासत में लिया जा चुका है, कार्रवाई की जा रही है। राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में महिला डॉक्टर से रेप और धर्मांतरण का विवाद अभी सुलझा भी नहीं था कि एक और मामला
सामने आ गया है। आरोप है कि केजीएमयू के इंटर्न डॉक्टर मोहम्मद आदिल ने नर्सिंग की छात्रा को पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। नर्सिंग की छात्रा ने जब शादी का दबाव बनाया तो आरोपी डॉक्टर ने उसके साथ मारपीट की और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इस मामले में पीड़िता ने कैसरबाग थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर एक्शन लेते हुए गुरुवार को आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आरोपी इंटर्न डॉक्टर मोहम्मद आदिल गिरफ्तार किया गया है प्रशासन के द्वारा। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम केजीएमयू, एक तस्वीर में केजीएमयू अस्पताल और दूसरे फ्रेम में इंटर्न मोहम्मद आदिल। इस वक्त की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।